हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। अब तक हमने इसके जो उदाहरण थे वो करे थे पिछली वाली वीडियो में। जो 8 उदाहरण हैं फलन पर आधारित, वो सारे के सारे उदाहरण हमने कल सॉल्व करे थे। आज हम प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि जो 8 उदाहरण करे हैं तो उनमें तुमने सारी चीज़ें सीख ली हैं, इसीलिए उस पर टाइम लगा था कल। लेकिन आज जो है उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने पहले ही चीज़ें सीख रखी हैं। अब तो बस उसको अप्लाई करना है। तो अगर किसी ने कल वाला लेक्चर नहीं देख रहा तो उसको जरूर देखना, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, तो वह सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) दे रखा है 1/x द्वारा परिभाषित फलन, जो फलन है वो आर स्टार से आर स्टार में है, जहां ये वाला जो आर स्टार है वो प्रांत होगा और ये वाला स्टार सह प्रांत होगा, आर स्टार सह प्रांत होगा। ठीक है, और ये सिद्ध क्या करना है कि ये एक एकी है और आच्छादक है, दोनों हैं। ये आर स्टार यहाँ पर क्या है, सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणेतर का मतलब ऋण को छोड़कर, तो ऋण को छोड़कर जो भी बच रहा है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के लिए ये है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी याद रखना, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ पर जीरो डालोगे तो ये पूरी चीज़ अनडिफाइन हो जाएगी, ये डिफाइन नहीं रहेगी। तो इस चक्कर में हम जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते, ये बात तुम्हें अंडरस्टूड होनी चाहिए। यदि प्रांत आर स्टार को, ये अगला सवाल है, देख रहे हो एक ही सवाल है, उसके दो पार्ट हैं। तो पहले इतने को सॉल्व करते हैं कि एक एक ही आच्छादक है, ये सिद्ध करो। तो इसको कल हमने देखा कि एक एक ही कैसे सिद्ध करते हैं। एक एक ही सिद्ध करना बहुत आसान रहता है। एक एक ही क्या करना रहता है, हम x1, x2 ऐसा कुछ मान लेंगे जो बिलोंग कर रहे होंगे आर स्टार को। आर स्टार यहाँ पर क्या है, प्रांत है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको f(x1) बराबर f(x2) रखकर देखते हैं। जैसे ही तुम ये इस फलन में f(x1) रखोगे तो यहाँ पर भी 1/x1 आ जाएगा, 1/x1 बराबर इधर से 1/x2 आ जाएगा। और डायरेक्ट तुम बोल सकते हो कि x1 बराबर हो गया x2 के। ठीक है, तो ये एक एक ही फलन होगा। इस तरीके तुम सिद्ध कर सकते हो। अब तुम्हें करना है क्या कहते हैं, आच्छादक। आच्छादक को करने के 2-3 तरीके मैंने तुम्हें बताए थे, 3 चीज़ें बताई थी आच्छादक में। अगर वो पूछता है कि पॉजिटिव चीज़ है तो हम कैसे करते हैं, और नेगेटिव चीज़ कहे तो कैसे करते हैं। और एक तो होता है कि परिसर निकालो और उसको सहप्रांत के बराबर करके देख लो, अगर हो रहा है तो आच्छादक होगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। अब ये क्या कह रहा है, आच्छादक है नहीं कहता, फिर तो हमें एक एग्जाम्पल की जरूरत रहती बस, और हमारा सवाल सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पर हमें वो सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तरकीब हमने निकाली थी कि f(x) क्या है, f(x) क्या है 1/x, और f(x) को ही हम क्या कहते हैं, y कह देते हैं, y कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 1/y। इसको ध्यान से समझना, अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कि मान लो दो समुच्चय है आर स्टार आर स्टार, यहाँ पर जो अवयव होंगे वो x होंगे। कि x क्या है, डोमेन ही तो है, तो डोमेन वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, x1 x2 x3 ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और y क्या आएगी, y क्या होता है, ये y के बराबर ही तो है। तो y क्या आता है, इसका आंसर होता है, यानी कि रेंज होता है, यानी कि परिसर होता है। तो y इसमें आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं आच्छादक का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी अवयव हैं उनका कोई ना कोई कनेक्शन होना ही चाहिए, इधर उनका पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज यहाँ पर होनी ही चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि हम ऐसी x ढूंढते हैं, ऐसा एक जनरल रूप में, एक सामान्य रूप में एक x ढूंढते हैं। x कुछ भी हो सकता है कि जिसको तुम फलन में डालो, जिसको तुम फलन में डालो और तुम्हें y मिल जाए, y कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही तुम ये चीज़ करते हो तुम्हें सारी की सारी y मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमें वो x ढूंढनी रहती है। तो ये जो है ना वो वही x है। जैसे हमने y को इधर भेजा, x को उधर भेजा, तो x की वो वैल्यू मिली 1/y, x की वैल्यू मिली 1/y। अब ये 1/y कुछ भी हो सकता है, x जो है ना यहाँ पर जितनी x हैं उनको 1/y के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तुम उस x को डालोगे तुम्हें यहाँ पर y मिल जाएगा। अब y कुछ भी हो सकता है, सारे के सारे जो अवयव हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि जो y है वो हम मानते हैं कि आर स्टार है, उसमें बिलोंग कर रहा है। जो y है वो आर स्टार, और आर स्टार यहाँ पर कौन सा वाला है, सह प्रांत वाला है। हम साथ में लिख देंगे कि ये प्रांत भी तो आर एक्स है और सह प्रांत भी आर एक्स है। तो ये हम सह प्रांत वाले की बात कर रहे हैं के लिए, y बिलोंग्स टू आर के लिए ये जो आर स्टार है प्रांत आर स्टार में, प्रांत आर स्टार में x बराबर 1/y, x का ऐसा मान एग्जिस्ट करता है, का अस्तित्व है जिसके लिए जैसे ही तुम x बराबर
एक्स डालोगे तुम्हें वाई मिल जाएगा। तो नीचे इसको लिखना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे लिखना है इस चीज़ को तुम तो, कि एफ एक्स बराबर तुम्हें वाई मिल जाएगा। तुम एक्स की जगह पर क्या डाल कर देखो, एक बटे वाई डाल कर देखो, ये जो एक्स का मान है एक बटे वाई, तो एक्स की जगह पर एक बटे वाई डाला। एफ एक्स किसके बराबर होता है इसको देखना तुम, वाई एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक बटे एक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। मैं एक्स यहाँ पर एक बटे वाई डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक्स यहाँ पर एक बटे वाई डालूंगा तो वाई पलट के ऊपर चला जाएगा। तो मैं ऐसी एक्स की वैल्यू मिल तो गई जिस पर हमें वाई मिल रहा है, तो लास्ट में क्या लिख देना, एक्स एफ एक्स बराबर वाई। अतः यहाँ पर नीचे लिखना, थोड़ी जगह नहीं है लेकिन तुम यहीं पर लिख देना, अतः फलन आच्छादक होगा, अतः फलन आच्छादक है, ठीक है। लिखो लिखो लिख लेना यहाँ पर। तो हमने एकाकी भी सिद्ध कर दिया, इसको आच्छादक भी सिद्ध कर दिया। अब आता है अगला पार्ट, अगला पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ इसको। अब आता है अगला पार्ट। अगले पार्ट में वो कहता है कि यदि प्रांत आर एक्स को, ये जो प्रांत है आर स्टार, आर एक्स नहीं आर स्टार, उसको एन में बदल देते हैं, अगर इसको एन में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, ये तो वैसा का वैसा रहे लेकिन वैसे इसकी जगह पे एन आ जाए, तो क्या परिणाम सेम रहेगा, तो भी परिणाम सत्य होगा या गलत हो जाएगा, ये कि एक एक ही नहीं बचे या आच्छादक नहीं बचे, क्या होगा वो ही बताना है। तो मैं क्या करूँगा, फलन तो मेरे पास वही है, एफ एक्स बराबर एक बटे एक्स, बस कंडीशन क्या बदल गई है, एफ जो है ना वो एन से आर स्टार में है, ठीक है। फिर से मुझे वही चीज़ चेक करनी है, एक एक ही आच्छादक, तो मैं एक एक ही चेक करूँगा, एक एक ही जैसे ही मैं चेक करूँगा तो क्या करूँगा तुम बताओ, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखूँगा, फिर से एक बटे एक्स वन बराबर एक बटे एक्स टू, और तुम डायरेक्ट बोल सकते हो एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स टू के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, दो तुम्हारे पास, एक तो एन है एक आर स्टार है, दो समस्या हैं, इनके बीच में फलन क्या है एक बटे एक्स का। यहाँ पर क्या होगा, एक दो तीन चार ऐसे चलती जाएंगी, और यहाँ पर तो सारी संख्या आएंगी आएंगी, 0 1 2 3, ऋणेतर का मतलब क्या होता है, ऋण को छोड़कर, तो 0 तो आ ही जाएगी उसमें, वास्तविक संख्या है, तो 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा जैसे सारी सारी चीज़ें। अब तुम बताओ, एक को जब तुम पलटते हो तो क्या मिलता है तुम्हें, एक मिलता है, एक को पलटते हो तो एक मिलता है। और 0 को एक्चुअली में यहाँ पर फलन में हम दर्शा नहीं सकते, ठीक है, 0 इसमें तुम डाल ही नहीं सकते, वैसे भी हम डाल कहाँ रहे हैं। और 1/2 करोगे तो 2 डाला तुमने अब की, तो कितना आ जाएगा 0.5, और रियल नंबर्स में तो सारे होते हैं 0.5, सारी चीज़ें होंगी। 1/3 डालोगे तो क्या मिल जाएगा 0.33, ऐसे कुछ मिल जाएगा, तो 0.33, वो सारी चीज़ें आती जाएंगी। और क्या कर सकते हैं, हाँ सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक ही बताना है ना हमें, एक एक ही का मतलब एक का कनेक्शन एक से ही हो, ऐसा नहीं हो कि उसका कनेक्शन ज्यादा से हो, ज्यादा का एक से कनेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा एक एक ही में, फिर तो वो बहुएक ही हो जाएगा कि जो दो लोग हैं दोनों का आंसर सेम आ गया, ऐसा हो सकता है। तुम ही सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.5। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 की जगह पर कुछ और भी डालूं और वो 0.5 आ जाए, तो बोलोगे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, उसका आंसर तो कुछ अलग ही आएगा, ठीक है। तो इस चक्कर में ये एक एक ही होगा, ये थोड़ा फील लेने के लिए है। बाकी अब आच्छादक के बारे में क्या ख्याल है उसको जरा चेक करते हैं। तो हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, आच्छादक को देखना। ये मैंने 2 समुच्चय बनाए, इसमें प्राकृत संख्या है, इसमें आर स्टार है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ही चलती आ रही है। इधर 0 0.5 पॉइंट में भी होंगी, पाई, ये सारी संख्या, इसमें तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, सारी संख्या, बटे वाली संख्या ले लो, 1/5 ले लो, 2 ले लो, 4, ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे मैं करता जा रहा हूँ। अब तुम सोचो कि मैं कह रहा हूँ यहाँ से तुम डालते हो, तुमने 1 डाला तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तुमने 1/2 डाला तो 2 कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 3 डाला तो 0.3 आ जाएगा। क्या कभी ऐसा होगा कि 0.7 आ जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें प्राकृत संख्या ही डालनी है ऐसी। तो डालकर देखी ना, 1 डालकर देखी, 2 डालकर देखी, 3 डालकर देखी, तो लेकिन 0.7 तो कभी आ ही नहीं रहा, या ऐसे समझ लो कि हाँ ऐसे समझ लो, क्या
तुम x की जगह पर कुछ डालो और वो आ जाए 5, ऐसा हो सकता है? तुम बोलोगे ये जो प्राकृत संख्या है वो क्या है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, ये 1 होगा तो इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन 2 हो गया तो अब घटता ही जाएगा, 3 बढ़ाया तो और छोटा होता जाएगा, 4 करा तो और छोटा हो जाएगा, 5 तो कभी इससे मिल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर x डाल रहे हो प्राकृत संख्याओं से, डालते जाओ वो घटती जाएगी, 5 तो कभी आ ही नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ जाएगा जब तुम यहाँ पर 1 डालोगे, 5 तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, तो 5 तो छूट गया ना, इधर 5 तो आएगा ही इसमें, 5 का कनेक्शन इधर कहीं से किसी से बन ही नहीं रहा, तो ये छूट गया, और जैसे ही छूटा हम कह देंगे ये आच्छादक नहीं होगा। तो हम इसी उदाहरण का फायदा उठाएंगे। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि आच्छादक नहीं है, तो अब इसका दूसरा तरीका है, अभी जो हमने करा था उसमें तो क्या था, आच्छादक सिद्ध करना है, तो वो ये था, इस तरीके से करा हमने पूरा। अब कह रहा है वो आच्छादक नहीं है, तो नहीं सिद्ध करने के लिए हमें केवल एक उदाहरण की जरूरत पड़ती है, वो हमें मिल चुका है 5। तो हम क्या कहेंगे, आच्छादक नहीं है, ये हमें पता चल गया, आच्छादक नहीं है ये हमें पता चल गया। अब सिद्ध कैसे करेंगे, हम सिद्ध करेंगे सीधा सीधा कि हम कहेंगे 5 जो है ना वो बिलोंग कर रहा है किसको, आर स्टार को, आर स्टार में 5 तो आ रहा है, आर स्टार क्या है, सहप्रांत है, के लिए किस में, प्रांत एन में, ये जो इसकी जगह पे हमने क्या रखा है, एन ही तो रख दिया, ये कहाँ गया, ये प्रांत है, तो प्रांत एन में ऐसा कोई मान नहीं है, x का ऐसा कोई मान नहीं है, x का ऐसा कोई मान नहीं है, x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए तुम उस x को डालो और तुम्हें 5 मिल जाए, ऐसी कोई x है ही नहीं, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। यह तरीका है सिद्ध करने का, अतः आच्छादक नहीं होगा, ये तरीका है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि आच्छादक नहीं है, ये सिद्ध करना है, तो कोई एक एग्जांपल ढूंढ लो कि x का कुछ भी मान डालते रहो, 5 कभी नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे। अगला सवाल, ये थोड़ा सा आसान है, इसमें 2 चीज़ें मुझे पहले ही समझाने दो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ है, या कुछ ऐसा कुछ है, x1 का पावर 4 बराबर x2 की पावर 4, ठीक है। जब मैं इस स्क्वायर को उठाता हूं और मान लो वो दे रखा है r से r में, जो फलन है वो r से r में है, यानी कि रियल नंबर्स में प्लस वाली और माइनस वाली दोनों संख्या आती हैं, तो जैसे ही मैं स्क्वायर उठाता हूं तो मुझे x1 बराबर मिल जाता है प्लस माइनस x2, क्योंकि प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है, वो ऐसे ये है तो ये भी क्या मिल जाएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2। अगर पावर इवन है तो पावर इवन होनी चाहिए और फलन जो है वो r से r में दे रखा हो तो प्लस माइनस आ जाता है। लेकिन अगर मान लो उसने फलन दे रखा है n से n में, प्राकृत संख्या में दे रखा है, या मान लो r से r में ना दे रखा हो तो z से z में दे रखा हो, z क्या है, पूर्णांक भी तो माइनस में होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 ये तो प्लस वाले हो गए, -1 -2 ये सारे पूर्णांक ही तो होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो इसमें माइनस वाली संख्या भी आ जाती हैं, तो तब भी यही चीज़ होती है, ठीक है, तब भी प्लस माइनस आता ही आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि फलन है वो n से n में है, तो अब तो नेगेटिव संख्या बढ़ गई, कभी भी नेगेटिव मान आ नहीं सकता, तो जैसे मैं करूंगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो जब मैं स्क्वायर उठाऊंगा तो हमेशा प्लस वाले ही आंसर आएंगे, माइनस वाले आ ही नहीं सकते, तो हमारा सीधा सीधा एक ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर तुम देखो तो x बराबर 2 मान आएंगे, मतलब x1 बराबर x2 नहीं है, वो -x2 के बराबर भी है। अरे ऐसे देख लो, x1 बराबर 1 तो आएगा प्लस x2 के बराबर, ठीक है। हमें कंडीशन क्या होती है एक ही में कि केवल यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक और कंडीशन आ गई कि x1 बराबर है x2 के। 5 जो है वो -5 के बराबर थोड़ी ना होता है, -5 के बराबर थोड़ी ना होता है वो -5 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये दोनों बराबर थोड़ी ना है, तो इस चक्कर हम बोलेंगे ये बहुएकी है ना कि एक एकी, समझ गए। लेकिन यार इसे हम बोलेंगे कि ये एक एकी है। ऐसे ही अब अगर मैं बात करूं x1 का क्यूब है, मान लो वो ऑड पावर दे दी, विषम पावर दे दी, x2 की पावर 3 है, ठीक, ऐसा कुछ है। तो विषम संख्या में तो क्या होता है, मान लो मैं 2 का स्क्वायर करूं, क्यूब करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मैं -2 का क्यूब करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे -8 मिलेगा, ना कि 8। ऐसा हो ही नहीं सकता
कि 8 हमें -2 डालने पर भी मिल जाए और 2 डालने पर भी मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो -2 पर तुम्हें मिलेगा 8, सॉरी +2, और -2 पर तुम्हें मिलेगा -8। ठीक है, तो ये एक ही है, एक ही है। ऐसा नहीं होगा कि ये दो चीजें एक ही पर जाकर मिल रही हैं, दोनों अलग अलग है ना, तो ये एक ही होता है। तो ऑड पावर हो यानी कि विषम पावर हो, उसमें तो कोई दिक्कत लेनी नहीं है। ऑड पावर दिखे फिर कुछ भी हो, ये जो फलन है वो किसी से किसी में दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जो फलन होगा वो एक ही होगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो चीजों का तुम क्यूब करो और सेम आ जाए। ठीक है, तो ये चीज तुम समझो कि ये जो अगर हाँ ऑड पावर होती है, विषम पावर होती है, तो जो फलन होता है वो एक ही नहीं होता, सॉरी एक ही होता है। और इनमें दो केस बनते हैं, अगर r से r में है या z से z में है, तब तुम इवन पावर यानी कि सम संख्या का स्क्वायर कर रहे हो, तो वो हमेशा एक ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम n से n में करेंगे वो चीज़ एक ही हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस वाला झमेला खत्म हो जाता है, तो दो चीज़ें आएंगी कैसे, केवल प्लस वाली चीज़ आएगी। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब चलते हैं इन क्वेश्चन को करो। चलो, पहला है एक्स स्क्वायर, प्रदत्त फलन n से n में है, बताओ ये फलन एक ही है या आच्छादक है। एक ही और आच्छादक इनकी जांच करनी है कि एक ही है या आच्छादक है या नहीं है, सारा कुछ चेक करना है। तो एक ही चेक करना तो सबसे आसान है। सबसे पहले चलो एक ही चेक करो सबका, एक ही चेक करो सबका। कैसे करते हैं, f(x1) बराबर f(x2) और क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। और तुम्हें पता है n से n में है तो माइनस वाला चीज आएगा नहीं, केवल प्लस वाली चीज आएगी और ये एक ही हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो जरा, एक्स स्क्वायर है वो जेड से जेड में है, अब यहाँ पर वो झमेला आ जाएगा कि वो प्लस माइनस देने लग जाएगा, तो ये चीज़ एक ही नहीं होगा, ये एक ही है, ये एक ही नहीं होगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है आर से आर में, तो यहाँ पर भी माइनस वाली चीज़ आ जाएंगी। तो जैसे ही तुम खोलोगे x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, वो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आने लग जाएगा और ये एक ही नहीं बचेगा, तो ये एक ही भी नहीं है। तीनों केसेस समझ में आए। एक्स क्यूब, हमने बोला एक्स क्यूब देखते ही तुम सीधा बोल दो कि वो तो एक ही होता है, तुम इनको देखो ही मत, इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बोल दो कि वो दोनों के दोनों एक ही होंगे। क्यों होंगे, तुम x1 का क्यूब करो बराबर x2 का क्यूब करो, दोनों हटाओगे तो प्लस माइनस वाली चीज आती ही नहीं है क्यूब में। जैसे मैं तुम्हारे सामने करूं कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 है। ठीक है, और वो किसके क्यूब के बराबर होगा, तुम्हें 2 का क्यूब ही करना पड़ेगा, उसी के बराबर होगा, और कोई क्यूब हो ही नहीं सकता कि तुम किसी माइनस का कर दोगे तो ये चीज़ -8 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर इन्हें दोनों बराबर करना है तो यहाँ पर प्लस का ही 2 करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो 2 और 2 ये दोनों तो बराबर हो गए अंदर वाली चीज़, तो वही चीज़ है कि x1 बराबर हो जाता है x2 के, आगे कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक हो गया। ठीक है, अब हमें आच्छादक चेक करना है, ये तो हो गए एक की जांच। ठीक है, सबका एक तुम्हें पता चल गया। अब आ जाते हैं आच्छादक पर। आच्छादक कैसे करेंगे, आच्छादक के लिए तुम यहां पर एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम इनका परिसर निकाल लो। ठीक है, परिसर कैसे निकालो, मान लो तुम्हें f(x) बराबर परिसर निकालने का, चलो तुम्हें तरीका बताता हूँ। यहाँ पर तो एक एक करके लिखना पड़ेगा। मान लो मैं f(x) बराबर एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ समझाने का इसको। तुम्हारे पास है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, और वो किस में दे रखा है, n से n में दे रखा है, n से n में दे रखा है। ये प्रांत है। ठीक है, प्रांत क्या है, 1 2 3 4 ऐसे है, अनंत। सह प्रांत भी n है, 1 2 3 4। ठीक है, मुझे इसका परिसर चाहिए। परिसर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, और f(x) किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। ठीक है, y क्या होता है, मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था, शायद जो बेसिक वाली क्लास थी, क्लास 11th का मैंने जब तुम्हें रिवीजन कराया था, तब मैंने तुम्हें बोला था कि x जो होता है वो प्रांत होता है, जबकि जो y होता है वो परिसर होता है। जब तुमसे कहे प्रांत निकालो तो तुम्हें x निकालना रहता है, जब तुमसे बोले परिसर निकालो तो तुम्हें y निकालना रहता है। तो यहाँ से तुम्हें y निकालना है, कैसे निकालोगे, जैसे अगर मैं x का मान निकालूं यहाँ से तो √y हो जाएगा। ऐसे मत करो, y के बराबर लिखो। ठीक है,
तुम्हें y की वैल्यू चाहिए, परिसर निकालना है मतलब y निकालना है। y क्या क्या आएगा वो मुझे बताते चलो। चलो तुम इसमें से डोमेन में से हर चीज डालोगे, एक डालोगे, एक का स्क्वायर होकर एक आ जाएगा, y का वैल्यू मिल गया। दो डालोगे, दो का स्क्वायर होकर चार मिल जाएगा, y मिल गया तुम्हें। तीन डालोगे 9 मिल जाएगा। तो ये क्या आता जा रहा है तुम्हारे पास, परिसर आता जा रहा है। क्या ये परिसर, क्या ये जो परिसर तुम्हें मिला वो सहप्रांत के बराबर आ रहा है? तो बोलोगे नहीं आ रहा, ये तो 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, और ये 1 4 9 इसमें छूटते जा रहे हैं ना, 2 3 5 6 ये सर कहाँ गए, इसमें तो वो भी आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये आच्छादक नहीं होगा। समझ गए बात? अब इसी चीज का तुम फायदा उठाओ तुम कह रहे हो कि तुमने दो समुच्चय बनाए, अब ये दूसरा तरीका है, ठीक है, ये तुम परिसर निकाल कर करा तुमने। अब दूसरा तरीका देखो आच्छादक सिद्ध करने का। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तुम्हें एफ एन से एन में दे रखा है। तुम एक चीज का फायदा उठाओ, जैसे ये है फील लो, पहले फील एन से एन में है, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए होंगे सारे के सारे, इधर भी 1 2 3 4 ऐसे लिखे होंगे सारे के सारे। अब एक का कनेक्शन किससे होगा, एक के स्क्वायर से, यानी कि एक से ही हो जाएगा। दो का कनेक्शन दो के स्क्वायर से होगा, तीन का कनेक्शन तीन के स्क्वायर से होगा, यानी कि 9 से होगा। ये बीच वाले तो छूट गए, यानी कि ये आच्छादक नहीं होगा। तो हम इसी में से फायदा उठा लेंगे। मान लो मैं 3 के बारे में बात करूं, तो 3 जो है वो बिलोंग तो कर रहा है एन को। एन क्या है, सहप्रांत। ये जो 3 है जो कि बिलोंग कर रहा है सहप्रांत, इसके लिए समुच्चय जो एन है, यानी कि प्रांत एन है, प्रांत एन में x का, यहाँ पर x ही तो डालते हैं, वो x क्या है, ये सारी चीजें x है। तो x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसका कनेक्शन तुम इससे 3 से बैठ रहा हो। कोई है x? नहीं है। तो हम x का ऐसा कोई मान नहीं है, ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए, बस एक बार इसको लिखना सीख जाओ, जिसके लिए, फिर तो सारे सवालों में सेम है, जिसके लिए जिस तुम x को डालो और तुम्हें 3 मिल जाए, ऐसी कोई x नहीं है। अतः आच्छादक नहीं होगा, फलन आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम दो तरीके से इसको आच्छादक सिद्ध कर सकते थे, या तो परिसर निकाल लो या इस तरीके से तुम एक एग्जाम्पल ढूंढ लो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, पहला सवाल होता है खत्म, दूसरा भी हो गया। चलो सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर, ये क्या है, ये क्या है, क्लास 11th पढ़ा होगा तुमने, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम इसमें कोई संख्या डालो 2.3, तो ये तुम्हें पूर्णांक निकाल कर दे देता है, सबसे निकट वाला पूर्णांक। ऐसे लिखा हुआ है 4 5 6 7, तुम इनके बीच में कुछ भी डालो, 4.2 4.3 4.5 कुछ भी डालो 4.9 तक। अगर तुमने इसमें 4.9 डाला तो भी वो 4 देगा, 4.5 डालो तो भी वो 4 देगा, यानी कि इधर वाला अंक देखता है, इनके सारे आंसर ये आता है। यदि तुम 5.3 डालो 5.7 डालो तो उनके आंसर क्या आएंगे, 5 आएगा। समझ रहे हो? ऐसे मान लो इधर चले -2 आ गया, -3 आ गया, तो जैसे ही तुम मान लो तुमने डाला 2 पॉइंट या हाँ -2.5 डाला तुमने, कितना आंसर आएगा चलो बताओ तो। 2 तो ये रहा, -2.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ पर आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा होता है 2.5। तो इधर देखो माइनस में संख्या इधर बढ़ रही है, 3 -4 इधर माइनस में बढ़ती जा रही हैं, तो 2 से तो बड़ा ही होगा ना 2.5, तो वो इधर आएगा यहाँ पर। हम कह रहे हैं यहाँ पर कुछ भी डालो वो इधर की साइड ही आंसर देता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं डालूँ -4.5 तो इसका क्या आंसर आएगा, या 4.3 कुछ भी डाल दो, क्या आंसर आएगा, 4 से उधर वाला, यानी कि -5 आएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज होती है GIF फंक्शन। अब इसमें करना क्या है, हो रही, अब तुम्हें एक ही और आच्छादक सिद्ध करना रहेगा, वही तो है। उसने क्या बोल क्या रहा है कि ये जो फलन है वो R से R में है। चलो ये बात हमें पकड़ी कि ये जो फलन है वो R से R में है, ठीक है। और वो कह रहा है सिद्ध करो कि ना तो एक ही है ना आच्छादक है, बढ़िया है। जैसे ही उसने बोला कि आच्छादक नहीं सिद्ध करना है तो उसके लिए तो तैयार रहा करोगे, ये कोई एक एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे उससे सिद्ध हो जाएगा, बहुत आसान हो जाता है उससे। आच्छादक नहीं पूछे वो सवाल ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और ये सारा डेफिनेशन जो दे रखा है वो दे रखा है, जो मैंने समझाया वही चीज़ है। तो हम क्या कहेंगे, एक ही सिद्ध करना है ना हमें, तो तुम बताओ ये एक ही होगा या नहीं होगा। एक ही का मतलब एक का कनेक्शन एक से ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो बहु एक ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है कि तुम यहाँ पर 5.2 डालो
तो भी 5 आंसर देगा, 5.9 डालो तो भी 5 आंसर देगा। इसी चीज़ का फायदा उठा लो कि f 5.2 f ऑफ 5.9 के बराबर आता है, लेकिन 5 और 5.2 और 5.9 आपस में बराबर थोड़ी ना है। 5.2 इज नॉट इक्वल टू 5.9, अतः हम कहेंगे ये क्या कि नहीं है। हो गया सिद्ध। अच्छा तक चलो देखो, अच्छा तक भी अब बहुत आसान हो जाएगा। तुम बताओ ये दो हैं, इसमें बहुत सारे संख्याएं होंगी, इसमें बहुत सारे संख्या होंगी, क्या यहां पर आंसर 4.5 आ सकता है कभी? कि फलन में तुमने कुछ डाला और उसका आंसर 4.5 आ गया। बताओ जरा, इसमें तुम कुछ डालो और उसका आंसर 4.5 आ जाए, ऐसा हो सकता है? तुम बोलोगे इसका नाम ही ऐसा है कि महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आता है वो पूर्णांक आता है, और तुम कह रहे हो कि इसमें दशमलव लगा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दशमलव में कभी संख्या हो ही नहीं सकती, लेकिन 4.5 आर में तो होता है, तो हम कहेंगे ये जो 4.5 है ना, इसका कोई कनेक्शन इधर नहीं है। इसी चीज का फायदा उठाओ, हम कहेंगे 4.5 जो है ना वो आर में तो है, और आर क्या है? सहप्रांत है, सहप्रांत है के लिए बना लिया करो ये ऐसे साइड में, तुम्हें समझ में तो आएगा, बाद में तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर रिवाइजन करने बैठो तो। के लिए क्या कहते हैं? प्रांत आर में ऐसा कोई x नहीं है। अब लिख लिया करोगे ऐसा कोई x नहीं है, क्योंकि लिखने में भी बहुत टाइम जाता है। ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए तुम उस x को फलन में डालो और 4.5 मिल जाए। ठीक है, ऐसा कोई x नहीं है, तो हम कह दें अतः आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि ये तो छूट गया ना 4.5, आच्छादक नहीं होगा। कर लोगे? सिंपल सवाल है। ऐसे सेम सवाल है, सेम लॉजिक पर ये सवाल है। करो इसको एक बार। एक है कि नहीं है, आच्छादक नहीं है, आसान हो गया। मॉड का मतलब क्या होता है? इसमें तुम कुछ भी डालो, माइनस की डालोगे तो वो प्लस का करके दे देगा, प्लस का डालोगे तो भी वो प्लस का करके दे देगा। तुरंत समझ जाओ, एक है कि सिद्ध करना है ना, तो मॉड f-5 डालो या f5 डालो, बात बराबर आती है, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, लेकिन जो -5 है वो 5 के बराबर नहीं है, अतः एक ही नहीं होगा। लिख लेना प्रॉपर, मैंने जल्दी कर दिया है, तुम लिखो। हमें आच्छादक सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे? आच्छादक सिद्ध करना है, हमें पता है ये आच्छादक नहीं है, तो कोई एक एग्जाम्पल ढूंढो। तुम बताओ, दो तुम्हारे पास फलन है r और r, इसमें तो सारी संख्या होंगी, माइनस वाली संख्या भी होंगी और प्लस वाली संख्या होंगी, सारी संख्या। ये जहां तक 0 तो माइनस की, और इधर प्लस वाली संख्या है, इधर भी यही होगा, माइनस अनंत से लेकर 0 प्लस अनंत तक ऐसी चल रही होंगी। इसमें सारी माइनस और यहाँ से यहाँ तक प्लस। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो मॉड है वो क्या करता है? मॉड में से जो उत्तर निकल के आते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आंसर निकल के आते हैं, यानी कभी ये जो माइनस वाली संख्या है इनका कुछ तो कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा, ये आंसर कभी आएंगे ही नहीं। तो ये तो छूट गए ना, ये तो छूट गए। तो तुम सीधा बोलोगे, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल डालोगे, -5 सहप्रांत में तो है, लेकिन इसका कोई भी कनेक्शन इधर नहीं है, x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसको तुम फलन में रखो और तुम्हें -5 मिल जाए। ऐसे तुम सीधा लॉजिक लगा देना। तो जैसे मैं लगाऊं, लिख सकते हो, चलो एक बार ट्राई करो कि -5 जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, जहाँ जो r है वो सहप्रांत है। इसके लिए प्रांत r में ऐसा कोई भी x का मान नहीं है, प्रांत r में x का ऐसा कोई मान नहीं है, लिखते जाओ, x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए f(x) बराबर -5 आ जाए। ठीक है, अतः आच्छादक नहीं होगा, लिख दो यहाँ पर, आच्छादक नहीं होगा। हो गया सवाल। अगला सवाल बढ़ जाओ। बहुत ही आसान सवाल है ये तो। पीस वाइज फंक्शन जो होते हैं ये जो हैं, GIF, मॉडुलस, और ये क्या आ गया, सिग्नम फंक्शन, साइन फंक्शन जिसे कहते हैं, चिन्ह फलन। तो इसमें क्या कह रहा है, फलन जो है वो r से r में है, फलन जो है उसके 3 टुकड़े दे रखे हैं, वो बोल रहा है ना तो एक एक ही है ना आच्छादक है। कैसे सिद्ध करेंगे? एक एक ही का मतलब क्या होता है? एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए। अब इसको समझो, ये जो फलन होता है, चिन्ह फलन होता है, वो करता क्या है कि तुम इसमें अगर 50 डालो तो भी ये उत्तर देगा 1। ठीक है, +1 देगा, ये +1, ये चिन्ह बताता है बस कि ये जो 50 है उसका चिन्ह क्या है, तो प्लस है। अब प्लस को अकेले छोड़ नहीं सकते कि ऐसे प्लस लिख दिया, क्या मतलब हुआ इसका, तो 1 लगा दिया। अब इसमें तुम डालो 10 डाल दो, या तुमने इसमें 17 डाल दिया, तो भी ये चिन्ह बताएगा बस कि +1, प्लस आएगा इसका चिन्ह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ
f50 बराबर हो गया f17 के, लेकिन 50 और 17 एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः एक एक ही नहीं होगा। लिख लो पूरा, ठीक है, समझ रहे हो। और उसके लिए कैसे करेंगे, आच्छादक नहीं है उसके लिए क्या सिद्ध करेंगे, हम एक उदाहरण पकड़ लेंगे इसका ये r से r में है, सारी संख्या होंगी माइनस अनंत से लेकर, ये माइनस वाली संख्या आएगी, और फिर 0 से लेकर प्लस अनंत तक प्लस वाली संख्या आएगी। सेम इधर भी लॉजिक है, वही चीज़, ठीक है, प्लस अनंत तक। तो इसमें तुम कुछ भी डाल सकते हो। तुम इसमें फलन में मान लो तुम्हें -15 डाला ना, तो ये माइनस का चिन्ह दे देगा, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह दे दिया इसने। तुम इसमें 0 डाल दो, फिर तो वो 0 ही देगा, और क्या दे सकता है। या तुम कोई प्लस की संख्या डाल दो, प्लस की संख्या डाल दो, तो मान लो मैंने प्लस का 20 डाल दिया, तो ये प्लस का चिन्ह दे देगा, यानी +1 हो गया। तो इसकी रेंज क्या है, ये 3 ही संख्याएं हैं, इनके अलावा कोई भी आंसर नहीं आएगा। -1, 0 और +1, यही है इसकी रेंज। इतने सारे संख्या छूट गई, तो उन छूटी हुई संख्या में से कोई एक एग्जाम्पल उठा लो। मान लो हम कहेंगे -5 या +5 जो है ना, वो इस R में तो बिलोंग कर रहा है, सहप्रांत। अब इस लाइन को तुम खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा। सेम चीज के लिए प्रांत R में x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए f(x) बराबर 5 हो, अतः आच्छादक नहीं होगा, ठीक है, वही सेम चीज। इसको देखो, ये डायरेक्ट है, ये सीधा सीधा है, आसान है ये। मान लीजिए तुम्हें दो दे रखे हैं समुच्चय A और B, इनका तो तुम एरो डायग्राम बनाकर भी कर सकते हो ऐसे सवालों को। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दो तुम्हें समुच्चय दे रखे हैं A और B। बोल रखा है एक फलन कि ये पूरा पूरा फलन है, ये इतना, ठीक है, ये फलन दे रखा है। A से B तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए f एक ही फलन है, सिद्ध कीजिए एक ही फलन है। तो जरा कनेक्शन बनाओ। तो एक का संबंध किससे आ रहा है, 4 से, एक का कनेक्शन हो गया 4 से। 2 डालने पर फलन में कितना आंसर दे रहा है, 5 आ रहा है। 2 डालने पर 5 आ रहा है, 2 डालने पर 5 आया। 3 डालने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 डालने पर 6 आ रहा है। सिद्ध कीजिए एक ही फलन है। हाँ है, तो ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि ज्यादा का कनेक्शन एक से हो गया, एक है कि तो ये है, क्योंकि एक का कनेक्शन एक से ही है, एक का कनेक्शन एक से ही है, एक का कनेक्शन एक से ही है। वो नहीं देखना कि कोई छूट गया, वो तो अच्छा तक में देखते हैं। एक है कि में तो ये देखो कि इनका कनेक्शन जो बन रहा है वो एक से एक ही बन रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि ज्यादा का कनेक्शन एक से बन गया, ठीक है। तो ये एक ही होगा, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है। तुम इसी डायग्राम को बनाकर साफ साफ लिख दोगे कि स्पष्ट है, ऐसे स्पष्ट है कि फलन आच्छादक है। सिंपल, सबसे सिंपल आच्छादक है, सबसे सिंपल सवाल। एक तरीके से तुम ये कर सकते हो। बाकी एक और तरीका है, लिखने के तरीके हो जाएंगे अब तो बहुत सारे, कि तुम अलग अलग तरीके से कितने तरीके से इसको लिख पाते हो, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं मान लो लिखता हूँ इसको कि मैं सीधा लिखूंगा कि f में 1 डालने पर 4 मिल जाता है, तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, f में 1 डालने पर 4 मिल जाता है, f में 2 डालने पर 5 मिल जाता है, f में 3 डालने पर 6 मिल जाता है। अतः कोई भी देख रहे हो परिसर, किसी का भी कनेक्शन सेम नहीं है, और तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि अतः यह जो फलन होगा वह आच्छादक होगा। एक ही फलन होगा, आच्छादक कहाँ से, एक ही है। तो इस तरीके से हम बता सकते हो कि हाँ ठीक है, कि f1 इज, कैसे लिखा है इसको, अरे तुम इतना ही लिख लेना, एक ये लिख देना कि हाँ ये चीज लिख दी, उसका तुमने एक एरो डायग्राम बना दिया, तीर आरेख बना दिया, और सीधा लिख देना स्पष्ट है कि फलन एक ही है। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है वो आंखों से। अब आगे के सवाल, अब तुम खुद से करना सीखो। मैंने जितना जो तरीका बताया है, देख रहे हो सारे सवालों में लगभग सेम तरीका इस्तेमाल हो रहा है, तो उन तरीकों को तुम खुद से अब अप्लाई करना सीखो, नहीं तो ज़्यादा तुम सीख नहीं पाओगे ज़्यादा चीज़ें। अब इस सवाल को करो, तुम्हारे लिए है। चलो ये सवाल एक बार ट्राई करो पॉज करके, मैं करता हूँ, फिर ट्राई करना एक बार। बताना है कि बताइए कि क्या दिए गए फलन एक है कि आच्छादक, एक है कि आच्छादक हैं। अब मतलब सारा कुछ बताना है कि एक है कि है नहीं है, आच्छादक है नहीं है, सारा कुछ बताओ। पहला क्वेश्चन दे रखा है 3, मैं पहले सवाल को कर रहा हूँ, ठीक है। f(x) बराबर 3 - 4x, ये जो फलन है वो f से r में है, r से r में है, ठीक है। तो एक ही सिद्ध करना है, पहली चीज तो यही तो आ जाती है, एक ही सिद्ध करो। एक ही कैसे सिद्ध करते हैं, एक ही सिद्ध करो,
कुछ नहीं है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखूँगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2, 3 से 3 हटेगा, 4 से 4 हटेगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। मैं केवल दूंगा ये एक ही है। अच्छा तक कैसे सिद्ध करूंगा? अच्छा तक इसका जरा फील ले लिया करो पहले अच्छा तक के लिए। आर से आर में दे रखा है, ठीक है। आर से आर का मतलब माइनस अनंत से लेकर जीरो, ये सब माइनस की संख्या है, फिर प्लस इन्फिनिटी तक प्लस की संख्या है, ऐसी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इधर भी यही चीज चल रही होगी। अब तुम यहाँ पर कुछ भी डालो, मान लो एक डाला तो इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर आएगा -1। एक डाला तो -1 आ जाएगा। और एक और चीज समझना, जब भी हमें ऐसा किसी फंक्शन की बात करते हैं ना 3 माइनस 4x, तो और वो आर से आर में दे रखा हो, आर क्या होता है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या ऐसे नहीं होती टुकड़े में, एक के बाद सीधा 2 आ गया, 3 आ गया, ये जो प्राकृतिक संख्या में होती हैं कि एक के बाद डायरेक्ट 2 आएगा या 3 आएगा, बीच में कुछ नहीं आ सकता, 1.5 1.9। जो वास्तविक संख्या होती हैं वो एक कंटिन्यूअस होती हैं, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा जहां पर कोई संख्या ना हो। तो इस चक्कर में ये जो पूरा का पूरा फलन होगा ना, उसका हर एक का आंसर मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है और उसके कंटिन्यूअस ही आंसर्स आते हैं। ये बस दिमाग में रखना अभी के लिए। तो हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये तो कोई भी छूटेगा नहीं ऐसे, तो कि पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, उसमें तुम डालते जाओ और कंटिन्यूअस आंसर मिलते जाएंगे, तो कोई छूटेगा नहीं। तो हमें आइडिया लग गया कि ये अच्छा तक है। अब होने वाले यानी कि ये पॉजिटिव आ गया ना, अच्छा तक है, तो उसको कैसे सिद्ध करते हैं? उसको सिद्ध करने का तरीका क्या होता है कि हम एफ एक्स बराबर ये जो दिया रखा है 3 माइनस 4x, हमें ऐसा x ढूंढते हैं। सामान्य रूप में हम बात करते हैं, अब सामान्य रूप में जनरल फॉर्म में हम बात करते हैं कि ये जो एफ एक्स है वो तो y के बराबर होता है। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 4x को तुम उधर की साइड भेजो तो प्लस का x हो जाएगा, और y को तुम इधर की साइड लेकर आओ तो 3 माइनस वाई बटे 4 ऐसा कुछ मिल जाएगा। समझ गए ना कैसे करा है? बस इसको मैं उधर ले गया, y को उधर ले आया, ठीक है, फिर बटे में 4 कर दिया। तो ये x का ऐसा मान है जिस पर तुम्हें y मिलते जाएंगी। यहाँ पर ये सारी की सारी है वो x हम बोल रहे हैं, इधर सारे की सारी हैं उसमें y बोल रहे हैं। तो x की जो वैल्यू है वो डालते जाओ, तुम्हें सारी की सारी y मिलती जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है वो। अब लिखने का तरीका क्या होता है? हम कहेंगे y बिलोंग्स टू r, और r क्या है? सहप्रांत। सहप्रांत के लिए प्रांत r में x बराबर 3 माइनस वाई बटे 4, ये जो x की वैल्यू है वही चीज का इस्तेमाल करो। 4 का अस्तित्व है देयर एग्जिस्ट x, जिसका अस्तित्व है, जिसके लिए यहां पर तुम लिखोगे जिसके लिए तुम एफ एक्स, तुम्हारे पास फलन क्या दे रखा है 3 माइनस 4x, तुम क्या करो x पर ये वैल्यू डाल दो 3 माइनस वाई बटे 4, एफ में तुमने ये चीज डाली तो इधर भी 3 माइनस 4, एक्स की जगह पर 3 माइनस वाई बटे 4। मैं साफ साफ यहाँ पर लिख नहीं पा रहा, लेकिन 4 से 4 कटेगा, -3, ये माइनस की 3 हो जाएगी तो 3 से 3 हट जाएगा, माइनस प्लस का वाई बचेगा, ठीक है। इतना लिखकर तुम सॉल्व डायरेक्ट बोल देना कि एफ एक्स तुमने डाला उस पर तुम्हें वाई मिल गया, अतः फलन आच्छादक है। ये लिखो अब चुपचाप, ये थोड़ा सा ढंग से लिख लेना, मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, और ये लिखकर लास्ट में लिख देना अतः ये आच्छादक होगा। तो पहला सवाल होता है कंप्लीट। अगला सवाल देखो, चलो अगला हमारे पास क्या है, ये है। तो मैं फिर से एक एक ही सिद्ध करना है, एक एक ही सिद्ध करना तो बहुत आसान है कि सीधा एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा एफ एक्स टू के, क्या बोलेंगे 1 प्लस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान रखना 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 हट जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। फलन दे रखा है r से r में देने पर माइनस वाली चीज़ें भी एक्टिव हो जाएंगी, तो इसके दो मान आएंगे, एक तो आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का, ठीक है। और हम आसानी से बोल सकते हैं कि एक है कि नहीं होगा, एक है कि नहीं होगा। अच्छा तक कैसे सिद्ध करते हैं वो देखो अब जरा। अच्छा तक जरा क्या कहते हैं, थोड़ा फील करो ये r है, ये r है, फलन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू तुम डालते जाओगे, यहाँ पर वही चीज़ें हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने में नेगेटिव, इतने में पॉजिटिव, माइनस अनंत से लेकर 0 प्लस अनंत तक, ठीक है, इतने में माइनस। अब तुम बताओ, जैसे ही तुम मान लो यहाँ पर तुम डालते हो, इसमें 2 डालते हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 डालते हो तो उसका आंसर आएगा 5, तो 2 का कनेक्शन बन गया 5 से।
तुम यहाँ पर -2 डालते हो, कितना आएगा, फिर से वो 5 ही आ जाएगा, -2 आएगा वो 5 ही आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि एक एक ही नहीं है। दूसरी बात, क्या इसका आंसर कभी माइनस में आएगा, कभी माइनस में आ सकता है, इसका कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। तुम इसमें 0 डाल दो तो भी ये क्या देगा, एक आंसर देगा, ठीक है। तो 0 भी इसमें नहीं आ पाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ, इसको मैं उससे भी करा दूंगा कि वो कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, उससे भी तुम कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका समझो। तो इसका मतलब क्या है, x² आते ही इसका कोई भी मान माइनस में नहीं जा पाएगा। तो हम कोई माइनस वाला चिन्ह उठाएंगे, मान लो मैंने उठा लिया -5, तो मैं कहूँगा -5 जो है वो r में तो आता है, सहप्रांत में तो आता है, लेकिन इसका कोई भी कनेक्शन इधर नहीं बन रहा कि जिसको तुम डालो और -5 मिल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। समझ गए। अब इसको लिखना कैसे वो समझो, फिर इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ, दोनों का एक और तरीका बताता हूँ परिसर निकालने का। तो आच्छादक हमें बताना है कि आच्छादक नहीं होगा, ये हमें पता है पहले से। तो हम एक उदाहरण लेंगे कि -5 जो है वो तो बिलोंग कर रहा है r को, जो कि सहप्रांत है, इसके लिए, सहप्रांत के लिए, यानी कि -5 के लिए प्रांत r में x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए f(x) तुम डालो और -5 मिल जाए, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इतना होगा प्रूफ। अब मैं इन दोनों का सवालों का एक और तरीका बताता तो मैं, जो कि है परिसर निकालना, कि परिसर को चेक कर लो कि इसके बराबर और आ रहा है कि नहीं, सहप्रांत के बराबर आ रहा है कि नहीं। पहले सवाल का परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर निकालना सीखो। परिसर का मतलब क्या होता है, रेंज। रेंज का मतलब जब भी तुम्हें रेंज निकालने को कहे, यानी कि वाई निकालने को वो कह रहा है, वाई के बारे में बताना रहता है, ठीक है। और डोमेन क्या होता है, एक्स होता है। तुम f(x) बराबर 3 - 4x, बहुत ही क्लासिक तरीका है ये रेंज निकालने का, सब कोई बताते हैं, ठीक है। तो इसको मैं y के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है, f(x) को हम y लिख सकते हैं। तो यहाँ से x निकालो, कितना आएगा, वही चीज़ 4x को तुम उधर की साइड भेजोगे, y को इधर की साइड लेकर आओगे, तो 3 - y/4। यहाँ पर तुम y को देखो, क्या y पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 3 - 2y/y, ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन, एक क्या कहते हैं, एक सीमा या एक बंधन लग गया, कि तुम यहाँ पर y को कभी भी 0 नहीं रख सकते, y कैन नॉट बी 0, ये एक कंडीशन है। तो y कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 मत कर देना, यानी कि r - 0 ये हो जाएगा इसका रेंज। y का मान मतलब रेंज, यानी कि परिसर, ठीक है। तो हम कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, y तो यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, क्या इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो हम सीधा यहाँ से देख सकते हैं कि स्पष्ट है, डायरेक्ट तो मैं कुछ ना है तो सीधा लिख दो, स्पष्ट है कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि जो परिसर है वो हो जाएगा r परिसर है, और यहाँ पर सहप्रांत भी r है, तो ये जो हो गया सहप्रांत के बराबर। अतः तुम कह सकते हो कि ये आच्छादक है। पहला सवाल देखो, तुम्हें आच्छादक ही मिलेगा। ये जो पहला सवाल था, पहला सवाल है वो आच्छादक ही तो हमने सिद्ध करा था, तो इसको करने का दूसरा तरीका तुम्हें यहाँ से मिल गया। बहुत सारे तरीके होते हैं एक सवाल को करने के, तो तुम देखते जाओ, बस दिमाग लगाना सीखो। तो ये हो गया। अब इस चीज़ को देखूँ, मान लो मैं इस दूसरे सवाल को देखता, इसका परिसर निकालने का ट्राई करता दूसरे वाले का। तो अगर हमें परिसर निकालना है, मतलब मुझे y का मान निकालना है, सिंपल, तो मैं सीधा कहूँगा f(x) बराबर 1 + x²। इस चीज़ को मैं y लिख सकता हूँ। x का मान निकालो, क्या आएगा, 1 को उधर भेजूंगा तो y - 1 अंडरवुड लग जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस वाली चीज़ भी साथ में आ जाएगी, क्योंकि r से r में है, तो प्लस माइनस तो पहले ही लगा लो। अब यहाँ पर देखो y के साथ क्या कंडीशन लगी हुई है, क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। तुम बोलोगे कोई भी चीज अंडरवुड में हो, अंडरवुड में कभी भी माइनस वाली चीज नहीं डाल सकते। तुम 0 डाल सकते हो, तुम प्लस वाली चीजें डाल सकते हो, लेकिन कभी भी माइनस नहीं डाल सकते। तो हम क्या कहेंगे, ये जो डब्बा है ना, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 भी रख सकते हैं। वही चीज देखो, इसके अंदर जो कुछ भी आ रहा है, यानी कि y - 1, हम कहेंगे ये जो चीज़ है वो 0 से बड़ी हो सकती है और 0 के बराबर हो सकती है। यहाँ से तुम्हें y क्या मिल गया, y जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। y क्या है, परिसर। 1 से बड़ा होने का मतलब 1 से इन्फिनिटी तक तुम कुछ भी जा सकते हो, और 1 इंक्लूडेड है, बराबर का चिन्ह है, मतलब क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इंक्लूडेड है। तो ये तुम्हें मिल गया परिसर मिल गया ये।
और जो सहप्रांत है, सहप्रांत इसका आर है, सहप्रांत क्या है, आर है। आर का मतलब क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, ये इसका ये सहप्रांत है। तो क्या तुम्हें परिसर और सहप्रांत बराबर दिख रहे हैं? तुम बोलोगे नहीं है भैया, ये बराबर नहीं है, तो हम बोल देंगे इसीलिए ये आच्छादक नहीं होगा। यही चीज़ तो हमने अभी सिद्ध करी थी, आच्छादक नहीं होगा। यही चीज़ हमने यहाँ पर सिद्ध करी थी कि आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके से कुछ भी कर सकते हो तुम। थोड़ा सा अब इसको ट्राई करो, चलो। ये सवाल तो आसान है, आगे के 2-3 सवाल तो आसान ही है, इसको थोड़ा सा और समझना। जैसे ये कह रहा है कि कोई फलन दे रखा है, दो तुम्हें समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, ए और बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कोई फलन है ए क्रॉस बी, यानी कि कार्तीय गुणन है ए क्रॉस बी और उससे है बी क्रॉस ए में। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये तुम्हारे पास एक फलन है ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन की बात हो रही है, और ये है बी क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। शुरुआत में जब हमने कार्तीय गुणन को पढ़ा था 11th क्लास के रिवीजन में, तब हमने क्या बोला था, अगर कोई ए क्रॉस बी है तो उसमें कितने कैसे अवयव आते हैं, ए कॉमा बी जैसे अवयव आते हैं सारे के सारे। लेकिन जब हम बी क्रॉस ए करते हैं तो उसमें सारे के सारे अवयव कैसे आते हैं, बी कॉमा ए जैसे आते हैं। समझ रहे हो, बस पलट जाता है। तो इसमें सारे के सारे अवयव ए कॉमा बी जैसे होंगे। अब कुछ भी हो सकता है, 2,3 हो, 3,4 हो, ठीक है। और इसमें कैसे अवयव आते हैं, बी कॉमा ए जैसे आते हैं। तो क्या होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका कनेक्शन किससे बनेगा, 3,2 से, पलट दो। इसका कनेक्शन किससे बनेगा, 4,3 से। क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोगों का कनेक्शन सेम आ जाए? ये तो सब चार चीजें अलग हैं, तो उसका अलग ही आएगा। साफ साफ बता सकते हो कि तुम एक एक ही होगा। आच्छादक का मतलब ऐसा कोई छूटेगा भी नहीं कि अगर जितने अवयव इधर हैं उनका पलट कर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, पक्का है, कोई छूट तो सकता नहीं। तो इस चक्कर में वो आच्छादी भी होगा, आच्छादक भी होगा। बात आई समझ में, लॉजिक से तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने का सिंपल तरीका, हमें एक ही सिद्ध करना है। सबसे पहले एक ही, ठीक है, मुझे एक ही सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगा, एफ x1, या अब x1 x2 नहीं डाल सकते हम, कुछ ऐसा डालेंगे कि a कॉमा बी डाल दें, a कॉमा बी और b कॉमा ए, अरे c कॉमा डी ले लो, a कॉमा बी c कॉमा डी। ये बिलोंग कर रहे हैं इसमें, a क्रॉस b में ही तो आएंगे ऐसे सीधे सीधे। b क्रॉस ए में तो b कॉमा ए, d कॉमा सी ऐसे आते। तो हमने माना a कॉमा बी कॉमा c कॉमा डी, ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्रमित युग्म हैं, वो a क्रॉस b से आ रही हैं। ठीक है, हम इसमें फलन में ये दोनों डाल देंगे। वो दोनों के दोनों अगर बराबर आ रहे हैं, अगर दोनों के दोनों बराबर आ रही हैं, तो वो केवल एक कंडीशन में होते हैं कि a बराबर हो जाए c के, और b सॉरी अभी तो इसका मान निकालेंगे ना। फलन हमारे पास फलन दे रखा है कि उसमें तुम ऐसा कुछ डालते हो तो वो पलट के आंसर देता है। तुमने जैसे इसका फलन डाला तो ये पलट के आंसर दे देगा b कॉमा ए। आ रही बात समझ में? यहाँ पर साफ साफ वही चीज दिख रही है कि उसका मान कितना होगा, b कॉमा ए। ऐसे c कॉमा डी है तो ये पलट का आंसर देगा d कॉमा सी। अब दो क्रमित, जैसे हमने बात करी थी क्लास 11th वाले लेक्चर में, रिवीजन वाले लेक्चर में, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, कि 2,3 कोई क्रमित युग्म है, वो बराबर आ रहा है कुछ x, 4 के। तो हमें पता रहता है कि 2 बराबर होगा x के और 3 बराबर होगा 4 के। वही चीज करो, b बराबर हो गया d के और a बराबर हो गया c के। अगर ऐसा होता है कि b बराबर हो गया d और a बराबर हो गया c, तो फिर तो तुम क्या बोलोगे कि ये जो अंदर वाली चीज है ये दोनों भी बराबर हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए। तो a कॉमा बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा c कॉमा डी के, c कॉमा डी के। क्योंकि a बराबर है c के, b बराबर है d के, तो ये दोनों के दोनों आपस में बराबर क्यों नहीं होंगे? 2 बराबर है, 2,3 2,4 है मान लो, तो ये 2,4 के ही बराबर है। 2 बराबर है 2 के, 4 बराबर है 4 के, तो ये दोनों आपस में बराबर कैसे नहीं होंगे? समझ रहे हो? तो यहाँ से हमने लॉजिक निकाला कि b जो है वो d के बराबर है, a बराबर है c के। तो हम सीधे से बोल सकते हैं कि a बराबर है c के, b बराबर है d के, तो ये दोनों के दोनों क्रमित युग्म ही बराबर होंगे। और वही चीज़ होगी, फलन जो है अगर वो बराबर है और अंदर वाली चीज़ भी, फिर जो चीज़ तुमने डाली है वो भी बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं वो एक एक ही होगा। थोड़ा सा साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों एक एक ही, अतः ये एक एक ही होगा। अगर मुझे अच्छा सिद्ध करना हो तो मैं इसे कैसे करूंगा, समझना है इसको ढंग से कैसे कराया मैंने। अब अगर मुझे आच्छादी चेक करना है और उसने दे रखा है, मान लीजिए सिद्ध कीजिए कि ये आच्छादी फलन है, हमें पता है पहले से कि आच्छादी फलन है, तो मैं क्या कहूंगा,
y जो आ रहा है वो b, a आ जाएगा। परसेंट निकाल के करें, fx बराबर ये चीज़ है। तो मैं लॉजिक तो समझ में आया ना कि जैसे यहाँ पर a, b डाल रहा हूँ, a, b कुछ भी ले रहा हूँ, ये सामान्य रूप है, जनरल रूप है। यहाँ पर 2, 3, 6, -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका जो आंसर आते ही जाएंगे। कोई भी अगर तुमने अवयव लिया तो उसका उल्टा b, a मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हो? तो मैं क्या कहूँगा कि क्या कहूँगा इसमें, मैं ये कहूँगा कि जैसे हम पहले देखते हैं ना कि बाई बिलोंग कर रहा है, इसको क्या नाम दें, इसको ए, बी क्रॉस ए है ना, ये बी क्रॉस ए और ये ए क्रॉस बी। तो हम पिछले वाले सवालों में भी ये तो ऐसा ही करते थे ना कि एन से एन में है तो हम कोई ऐसा अवयव ढूंढ लेते कि एक सामान्य अवयव कि वाई और ये एक्स है। तो हम कहते थे वाई जो है ना वो एन को बिलोंग कर रहा है, उसके लिए प्रांत एन में एक्स बराबर कुछ मान होता था उसको, जिसको डालने पर हमें आंसर मिल जाता था। तो वही चीज़ का लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, वही जो रीजन है वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। हम b, a को जनरल रूप में मान रहे हैं कि b, a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, यानी कि सहप्रांत के लिए प्रांत a क्रॉस b में x बराबर a, b का अस्तित्व है, जिसके लिए अब इस x को मान को डालोगे ना फलन में, वैसे ही ये चीज़ मिल जाएगी। वही लॉजिक है सीधा सीधा। अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो तो पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना जिनमें आच्छादक है पॉजिटिव वाला, उसको ढंग से देख कर आयो, तुरंत में ये चीज़ समझ में आ जाएगी ये मैंने क्यों करा। वहाँ पर हम एक जनरल रूप मानते थे y, तो y की जगह यहाँ पर जनरल रूप क्या है b, a, तो यहाँ पर मैंने y की जगह b, a रखा है और x का मान कुछ होता था, हम कह देते x का कुछ मान आ रहा है, जैसे 2x + 1 है, उसको मैं y के बराबर रखकर x बराबर निकाल देता था y - 1/2। तो मैं यहाँ पर x बराबर y - 1/2 लिखता था, ठीक है। तो लेकिन मुझे x का यहाँ पर अब क्या मिल रहा है, जनरल रूप a, b, तो मैंने उसका इस्तेमाल करा। अब मैं क्या करूँगा, जिसके लिए fx बराबर फलन क्या दे रखा है, हाँ a, b जैसे ही मैं इसमें डालूंगा तो मुझे b, a मिल जाएगा, जिसके लिए ये चीज़ होगी। अतः यह आच्छादक होगा, ये ऐसा अवयव है जिस पर ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो अतः आच्छादक होगा। इस तरीके से तुम इसको प्रूव कर सकते थे। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है ये चीज़ें, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझते हो, हवाई चीज़ें, थोड़ा सा माइंड में ही तुम्हें समझना पड़ेगा, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें कोई कंक्रीट एग्जाम्पल देकर इस चीज़ को समझा पाऊँ, थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि एक ही सिद्ध करना है। तो वो तुम्हें लॉजिक से समझ में आया कि मैंने इसमें a, b रखा और ये बराबर हो रहा है c, d के। मैंने मान लिया कि दो अवयव हैं, दोनों को जब मैंने फलन में डाला तो वो दोनों फलन जो है वो बराबर आ गए। अगर ऐसे एक ही सिद्ध होना है तो ये अंदर वाली चीज़ें दोनों की दोनों बराबर आनी चाहिए, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो सबसे पहले इस फलन डालने पर हमें निकल के आता है, जैसे मैं x1 डालता था, x2 डालता था, कोई फलन है मान लो 2x + 2, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता था 2x1 + 2, ठीक है। तो वैसे मैंने ये चीज़ डाली है तो फलन क्या है इसका, फलन ये रहा। तो ये क्या करता है, जो भी चीज़ होती है उसको पलट के देता है। तो जो भी चीज़ थी वो पलट के दे दी, जो भी चीज़ थी वो पलट के दे दी। अब हमें क्रमित योग का बारे में हमें पता है कि जो इसका प्रथम घटक होता है वो प्रथम घटक के बराबर होता है। तो b बराबर d मिल गया और a बराबर c मिल गया। अगर ऐसा होते ही अगर ये दोनों बराबर हैं, ये अगर a बराबर है c के, b बराबर d के, तो फिर तो ये दोनों आपस में बराबर ही हो गए, क्रमित योग में दोनों के दोनों बराबर ही हो गए। तो अतः हम बोल दिया एक ही होगा। आच्छादक के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया कि हमने इसका एक सामान्य रूप मान लिया b, a। कोई भी b, a हो सकता है, कुछ भी अवयव हो सकता है, इन सभी का कोई ना कोई कनेक्शन होगा ही होगा, और वो कनेक्शन क्या होगा, a, b जैसे रूप का होगा। तो हमने इसका एक सामान्य रूप मान लिया a, b। हम कह रहे हैं कि b, a बिलोंग कर रहा है b क्रॉस a सह प्रांत को, उसके लिए प्रांत a क्रॉस b में कोई ऐसा अवयव a, b है, प्रांत b में x बराबर a, b का अस्तित्व है, जिसको तुम फलन में डालोगे तो तुम्हें b, a ये मिल जाएगा। अतः ये आच्छादक होगा। उम्मीद है तुम्हें अब थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, चलो। ऐसा सवाल तुमने पहले मैंने शुरुआत में कराया था
आज कराया था, कल कराया था मैंने एक सवाल, तो वहाँ पर थोड़ा सा अंतर था। जैसे वहाँ पर क्या था, कुछ F1 F2 उनका मान दे रखा था 1, फिर कुछ x+1 x-1 x जब विषम हो, शायद ऐसा ही सवाल था, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ ऐसा ही सवाल था। तो वहां पर मुझे 2 केस बनाने पड़ गए थे। क्यों बनाने पड़ गए थे? क्योंकि मुझे ऐसी कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही थी कि मानो मैंने 1 डाला तो F1 डालने पर मुझे क्या आंसर मिलेगा, 2 मिलेगा। F2 डालूंगा तो 2 तो सम है, तो इसके हिसाब से 2 - 1 मिल जाएगा। F2 डाला तो उसका आंसर मिल गया क्या ना, 1 मिल गया। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे थे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते ना, तो ये आ रहा था 2, ये आ रहा 1, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे थे, इनका मान बराबर नहीं आ रहा था। इस चक्कर में हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर आ जाएंगे और हम कह देंगे एक बराबर नहीं होगा 2 के, अतः एक ही नहीं होगा। ये एक झटके में हो जाएगा। इसमें तुम्हें अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना कैसे। मैं कह रहा हूँ F1 डालू, फलन थोड़ा समझ लेते हैं कि जो n है वो प्राकृत संख्या डालनी है। ऐसा नहीं कि तुम पॉइंट में डाल रहे हो, माइनस में डाल रहे हो, प्राकृत संख्या डालनी है। Fn बराबर, यहाँ पर तुम अगर n तुम्हारी विषम है, अगर तुम इसमें 1 डाल रहे हो तो कौन सा वाला फलन इस्तेमाल करेंगे? दोनों में से ये वाला करेंगे, क्योंकि ये विषम के लिए काम करता है। यहाँ पर मान लो मैंने 4 डाला तो 4 तो सम है ना, तो 4 सम है, तो ये वाला फलन का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो? तो मैं सीधा कहता हूँ एक ही सिद्ध करने के लिए, अगर मुझे एक ही सिद्ध करना है तो मैं कैसे करूँगा? एक ही अगर मुझे सिद्ध करना है तो मैं कैसे करूँगा? एक ही अगर मुझे सिद्ध करना है तो मैं करूँगा F1 का मान निकालो कितना आएगा। तो F1 तो विषम है, तो इसके हिसाब से 1 + 1 2, 2/2 कितना आ जाएगा? 1 + 1/2 कितना आ गया? 1 आ गया। F2 निकालो जरा, 2 तो क्या है, सम है, तो इस वाले फलन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2/2, इतना, इसका भी आंसर 1 आ गया। समझ रहे हो क्या हुआ? यहाँ पर 1 डाला तुमने तो भी आंसर 1 आ रहा है, 2 डाला तो भी आंसर 1 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? ये तो एक ही नहीं रहा, बहुएकी हो गया। तो लॉजिक से समझ में आया? अब ऐसे समझ लो, आज की क्लास में पता नहीं कितनी बार लॉजिक बोल दिया। ये दोनों बराबर हैं, तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? इसका आंसर आ रहा था 1, इसका आंसर आ रहा था 1, सॉरी, ये दोनों बराबर हैं, हमें पता है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है ये जो 1 है ना, वो 2 के बराबर नहीं है। वही चीज़, x1 बराबर x2 नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, अतः एक ही नहीं होगा, एक ही नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे सिद्ध करेंगे अब? अच्छा तक, अरे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पर कि एक ही, अच्छा चेक करो, ठीक है। वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया। अच्छा तक, उम्मीद है तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही होगी। सेम सवाल हैं, सेम तरीके से हो रही हैं ज़्यादातर सवाल, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे अच्छा तक में, कि इसके लिए 2 केस बनाने पड़ेंगे। एक तरीके से तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो। चलो इसका प्रांत और परिसर बताओ पहले, सॉरी प्रांत और सहप्रांत बताओ। इसने सिंपल इतना दे रखा है, एन जो है ना वो एन नेचुरल नंबर लेनी है, तो ये तो क्या है, प्रांत की बात होगी ना, तुम्हें क्या डालना है वही तो होता है डोमेन, यानी कि प्रांत। परिसर क्या है? परिसर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर तो, लेकिन इसके आंसर क्या आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा गौर करना। ये 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, इसके आंसर क्या आ रहे हैं? 1 डालने पर क्या आएगा? 1 + 1 2/2, 1 आ जाएगा, 1 का कनेक्शन बन गया 1 से। 2 डालने पर क्या होता है? 2/2, यानी कि 1, 2 का कनेक्शन 1 से बन गया 1। फिर 3 डालोगे तो 3 + 1 4, 4/2, 3 का कनेक्शन 2 से, 4 का कनेक्शन भी 2 से हो जाएगा, 4/2, ठीक है, 2 ही आ जाएगा। 3 जो होगा उसका कनेक्शन 5 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो देख रहे हो ऐसे सारे के सारे अवयव लेते जा रहे हैं, हम लेते जा रहे हैं, और ये सारे के सारे अवयव आ क्या रहे हैं? प्राकृत संख्या ही आ रहे हैं, प्राकृत संख्या ही आ रही हैं। ये भी n था, और परिसर जो आ रहा है वो भी n ही आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। और यहाँ पर परिसर दे रखा है, क्या चक्कर है इसमें? देखना पड़ेगा एक बार। फलन n से n में दे रखा है, तो सारा कुछ दे ही रखा है, यहाँ पर करने की क्या जरूरत है। तो n प्रांत है, n ही सह प्रांत है। तुम्हें साफ साफ दिख गया कि उसका जो परिसर जो आने वाला है वो n ही आ रहा है, तो तुम परिसर निकाल दो सीधा सीधा। तुम कहोगे कि प्रांत इसका है n,
प्रांत है n, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके। तुम जब इसका परिसर निकालते हो ऐसे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। परिसर जो आएगा वो कितना आ रहा है तुम्हारे पास, परिसर जो आएगा 1 डालने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 डालोगे तो 1 + 1 2, 2/2 1, 2 डालोगे तो 2/2 1 ही आ जाएगा, तो आंसर तो 1 ही आ गया। ऐसे 3 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 4 डालोगे तो भी 2 आएगा, 5 डालोगे तो 3 आ जाएगा। दिख पा रहा है कि ये क्या आ रहा है, ये भी n ही आ रहा है। और सहप्रांत क्या देख रहा है, दे रखा है, सहप्रांत भी तुम्हें n ही दे रखा है। तो ये सहप्रांत और परिसर दोनों के दोनों बराबर हो चुके हैं। इसीलिए हम कह देंगे ये जो सवाल है, ये जो फलन है वो एक आच्छादक फलन होगा, आच्छादी फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको कर सकते थे। और नहीं तो वैसे कर लो 2 केस बनाकर। ठीक है, 2 केस बनाकर कैसे करेंगे, चलो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। हट तो नहीं जाएगा ये, चलो मैं लिख लेता हूँ, f n से n में दे रखा है। केस 1 क्या होगा, मान लेते हैं कि x जो है वो एक n जो है वो विषम है, n विषम है। तो उसके लिए क्या केस बनाएंगे हम, हमें पता है ये आच्छादक है, आच्छादक है ही तो ना। तो उसके लिए एक पॉजिटिव हमें आंसर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एन बराबर विषम के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है, n + 1/2, ये बराबर हो जाएगा y के। n का मान कितना आ गया, देखो तो यहाँ से कितना आ गया, n बराबर 2y - 1, ऐसा ही तो आ जाएगा, n बराबर 2y - 1। तो हम क्या कहेंगे, y बिलोंग्स टू n, सहप्रांत y के लिए प्रांत n में x बराबर, x नहीं है यहाँ पर, n है, अब n बराबर 2y - 1 का अस्तित्व है, जिसके लिए f n बराबर तुम्हें y मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर f n बराबर दे क्या रखा है, n + 1/2। तुम डाल दो, n की जगह पर क्या डालेंगे, n की जगह पर तुम डालोगे, n की जगह पर तुमने डाला 2y - 1, तो इसमें भी डालो n की जगह पर 2y - 1 + 1/2। 1 से 1 हटा, 2 से 2 हटा, तुम्हें y मिल गया। अतः ये आच्छादक होगा, तुम्हें y मिल गया ना, x के मान पर तुम्हें y मिल गया, तो अतः ये आच्छादक होगा। ऐसे अब केस 2 बनाएंगे, केस 2 चलो खुद से सॉल्व करो, n जो है वो सम है। कैसे करेंगे, एफ एन बराबर n/2, इसके हम बराबर y के लिखेंगे, n का मान कितना आ जाएगा, 2y। तो y बिलोंग्स टू n के लिए x बराबर 2y का अस्तित्व है, जिसके लिए एफ एन बराबर n/2, x का मान डालोगे तुम f 2y बराबर 2y/2, 2 से 2 हटा, y मिल गया। अतः ये आच्छादक होगा। ठीक है, हो गया सवाल। अगला चलो करो 10वां, 2-3 सवाल और रह गए हैं बस, बाकी खत्म करते हैं आज। a दे रखा है r - 3, b दे रखा है r - 1। अब इसको समझ जाओ तुम, तुरंत समझ जाओ। a क्या है, प्रांत है। ठीक है, a से b में जा रहा है, तो a क्या हो गया, प्रांत। तो उसने क्या बोल रहा है, कोई भी संख्या डाल सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या डाल दो, बस 3 मत डाल देना, 3 मत डाल देना। क्यों नहीं डाल देना, जैसे ही तुम 3 डालोगे हर हो जाएगा 0, जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 0, यानी 0 हो जाएगा। अब वो कभी 0 होना नहीं चाहिए, अनडिफाइन हो जाएगा नहीं तो पूरी चीज। तो उसने पहले ही बता दिया कि 3 नहीं डालना भैया। और परिसर में जो सहप्रांत है उसमें 1 नहीं है। ठीक है, ये चीज उसने पहले ही बोल दी है। अब क्यों नहीं है वो हम देखेंगे। अभी मुझे तो लग रहा है कि आच्छादक है, अभी बताऊंगा कैसे है, अभी और देखते हैं। अब मुझे पता नहीं है, अभी मैं सॉल्व नहीं करा। तो तुम्हें एक ही सिद्ध करना है, तो उसके लिए तो सबसे पहले क्या है, f(x1) बराबर कर दो f(x2) के। तो x1 जैसे डालोगे, x1 - 2/x2 - 3 बराबर, x1 ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x2 - 2/x2 - 3, कुछ करो इसमें। x1 - 2 का गुणा करोगे x2 - 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं करा, बराबर x1 - 3 का गुणा कर रहे हो x2 - 2 से। किस तरीके से आएगा, x1 गुणा x1, x2 -3x1 -2x2 प्लस का 6 बराबर x1 x2 -2x1
-2x1 -3x2 और माइनस माइनस प्लस 6। कौन सी चीज़ें कट रही हैं वो देख लो, कौन सी चीज़ें कट रही हैं वो देख लो। x1 x2 कट गया, x1 x2। -3x1 ये नहीं कटेगा, -2x2 नहीं कटेगा, 6 से 6 कट गया। हमारे पास क्या बच रहा है, -3x1 -2x2 बराबर -2x1 -3x2। एक साइड लेकर आओ ताकि जुड़ सकें वो, तो एक साइड लेकर आ जाता। -3x1 है, इधर की साइड ये जाएगा तो प्लस का 2x1 हो जाएगा। -2x2 है, इधर की साइड आएगा तो +3x2 हो जाएगा बराबर 0। कितना आ जाएगा, ये माइनस का x1 बचेगा माइनस ये प्लस का x2 बचेगा बराबर 0। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, x2 बराबर -x1 है, उधर भेजूंगा तो x1 आ जाएगा। x1 बराबर मिल गया मुझे x2 के, और यही चीज़ तो कहता है कि एक एक ही है, तो ये पूरा जो फलन है वो एक एक ही होगा। ठीक है, अब आगे वाली चीज़ कि हमें आच्छादक सिद्ध करना है, तो आच्छादक कैसे करेंगे भैया। आच्छादक के लिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आच्छादक के लिए फलन उसने दे रखा है R से R में, तो मैं एक चीज़ तो वही कर सकता हूँ, अगर ये इसका परिसर निकाल कर देख सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ सवाल हो ना, जैसे पहले भी हमने देखा था f(x) बराबर कुछ ऐसा दे रखा था 2x -1 ऐसा कुछ दे रखा था, 1 + x² था, तो वहाँ पर हमने उनका परिसर निकाला था। तो ऐसे कुछ जब तुम फलन मिले, जैसे ये भी जो फलन है, तो ऐसे सवालों का ट्राई करा करो कि परिसर निकल आए कैसे भी करके। तो f(x) बराबर x बटे अभी जो भी है उसको मैं y का लिख लूँगा, मुझे x का मान बताओ जहाँ से कितना होगा, x के टर्म्स में y को लिखो ताकि हम y पे कंडीशन देख सकें, रेस्ट्रिक्शन देख सकें कितनी रेस्ट्रिक्शन लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। तो फिर से वही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या चीज़ें मिल जाएंगी, x, ठीक है, एक का गुणा जाते इससे कर रहा हूँ, और y का गुणा जब मैं करूँगा x - 3 से, तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए y के टर्म्स में, तो मैं क्या करूँगा, इसका गुणा करो कितना आ जाएगा yx, और इससे इतना कितना आ जाएगा 3y। x वाले टर्म्स को एक साथ कर दो ताकि वो x निकल सके इनमें से, और बाकी के पदों को एक साइड करो, x - 2, x ये रहा, एक x ये रहा, मैं इसको इधर की साइड ले रहा हूँ, x - yx बराबर 2 को मैं इधर की साइड भेज रहा हूँ तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 - 3y ये यहाँ पर से। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 1 - y बराबर 2 - 3y, ऐसा हो जाएगा। x का क्या मान आ गया, 2 - 3y बटे 1 - y, ये मिल गया तुझे x का मान। ठीक है, अब यहाँ से परिसर कैसे निकालेंगे, परिसर यानी कि y का मान, y के मान पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगी है वो देखो जरा, y के मान पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगी भी है या नहीं लगी वो देखना। तो यहाँ पर तो भाई तुम कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, कभी बटे में कभी 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर y का मान 1 डालोगे तो 1 में से 1 घटकर पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो हम यहाँ पर 1 नहीं डाल सकते। तो इसका जो परिसर है उसमें तुम y कुछ भी डाल सकते हो लेकिन 1 नहीं डाल सकते। तुम ऐसे करा करो, नीचे वाली जो हर है 1 - y कैन नॉट बी 0, तो y को इधर की साइड भेजेंगे तो y ≠ 1 आ जाएगा। तो y 1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी रियल नंबर ले लो, तो इसका परिसर क्या आ जाएगा, परिसर क्या निकल के आ जाएगा फिर, कि जो परिसर है वो क्या निकल के आएगा, यहीं से बस सवाल खत्म हो जाएगा। परिसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बस 1 को छोड़कर, ये आ गया तुम्हारे पास परिसर। अब परिसर को किससे चेक करना रहता है, सहप्रांत के बराबर है या नहीं। सहप्रांत जरा ढूंढो तो, ये है सहप्रांत, क्या कुछ कनेक्शन दिख रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं, सहप्रांत बराबर हो जाएगा परिसर के, साफ साफ दोनों चीजें दिख रही हैं, r-1 सहप्रांत बराबर है परिसर के, इसीलिए ये आच्छादक होगा। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि मुझे लग रहा है ऐसा कि ये आच्छादक होगा, क्यों होगा, इससे समझ गया था कि इसमें कोई कंडीशन लगी है 1, तो हो सकता था कि जब हम परिसर निकालें तो उसमें भी यही कंडीशन बन रही हो। ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, ऐसे ही बोल दिया था मैंने तो। अगला सवाल चलो देखो, अब तो ऑप्शन वाले सवाल है, तुरंत टिक करना, तुरंत स्पीड में। तो मैं सवाल दे रखा है
आर से आर में एक्स की पावर 4 है, मैंने बोला इवन पावर है और साथ में आर लगा है, आर से आर में है, तो यानी कि नेगेटिव वाला केस बनेगा। चेक करना है कि एक एक ही अच्छा तक है नहीं है या नहीं। एक एक ही का बताओ तो जरा, एक एक ही का बताओ। एक एक ही में क्या करते हैं, एफ एक्स वन का एक्स टू की पावर 4, इसको फिर खोलते हैं, तो यहाँ पर आर से आर में है तो एक केस नेगेटिव का भी बनेगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम बोल रहे हो एक एक ही तो नहीं है। अच्छा तक कैसे चेक करते हैं, तुम लॉजिक से सोचो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, सॉल्व तो करना नहीं है तुम्हें, और सॉल्व कर चुके हैं इसको हमने। दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा था, तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी माइनस में जा सकती है, ये तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में है, क्योंकि आर दे रखा है आर से आर में, ये भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। क्या इसके आंसर माइनस में आएंगे, तो बोलोगे इस पावर जब इवन होती है ना, सम होती है, तो उसके आंसर हमेशा प्लस में आते हैं, माइनस में आते ही नहीं है। तो ये सब तो छूट जाएंगे। तो इस चक्कर में होगा लेंगे बी का छूट रहा है, तो ये अच्छा तक नहीं होगा। तो ना तो एक एक ही है ना अच्छा तक है, तो ना तो एक एक ही है ना अच्छा तक है। समझ गए। अगला सवाल करो। एफ एक्स बराबर 3x दे रखा है, एक एक ही चेक करेंगे तो 3x x1 बराबर x2, एक एक ही तो है, एक एक ही तो है। अच्छा तक जरा चेक करो, आर से आर में दे रखा है, और मैंने तो बताया था आर से आर में दे रखा है, कोई कंडीशन है नहीं ऐसी कि प्लस वाली चीज़ें छूट जाएं, माइनस वाली चीज़ छूट जाएं, तो इसमें से सारी आएंगी, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सारी आएंगी, पॉइंट वाली, दशमलव वाली, बटे वाली, सारी संख्या आ गई। इधर भी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जा रही हैं। तो जब हम बात करते हैं 3x की, तो इसमें तुम कुछ डालते जाओगे तुम्हें आंसर मिलते जाएंगे, क्योंकि जो रियल नंबर्स होती है, रियल नंबर्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं। कॉन्टीन्यूस को क्या कहते हैं हिंदी में, लगातार होते हैं, कॉन्टिन्यूस। हर बिंदु पर कोई ना कोई अंक मिलेगा ही मिलेगा, और उस पर हर अंक पर कोई ना कोई आंसर मिलेगा ही मिलेगा, तो ये कोई भी छूट नहीं पाएगा, आच्छादित होगा। दूसरा तरीका क्या कहता है हमारा कि चलो हम परेशान निकाल कर देखते हैं इसका, मैं इसका परेशान निकाल कर देखता हूँ। तो मैं इस चीज़ को y के बराबर रखूंगा, x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा y/3। क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, y तुम कुछ भी डाल दो, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि y जो है ना वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, यानी कि जो परिसर होगा, y क्या होता है, परिसर होता है। परिसर क्या होगा तुम्हारे पास, y r, और यहाँ पर सहप्रांत भी क्या दे रखा है r, तो सहप्रांत के बराबर हो गया, तो अच्छा तक होगा। किसी भी तरीके से कर लो, तो ये एक एक ही भी होगा और अच्छा तक भी होगा, तो ये एक एक ही अच्छा तक होगा। तो ये हुई तुम्हारी प्रश्नावली नंबर खत्म। बाकी ऑफलाइन जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9549893347। इस पर तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, बाकी मैं तो सारी डिटेल बता दूंगा। और क्लासेस ऑफलाइन कहाँ पर चलती हैं, धौलपुर में चलती हैं। धौलपुर में मनिया वाला क्षेत्र है, वहाँ पर चलती हैं। धौलपुर राजस्थान में आता है, और मैं राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा हूँ, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ही। इंग्लिश मीडियम वाले भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सारे टर्म्स इंग्लिश में भी बताता चलता हूँ। बाकी अगर कोई छोटा भाई बहन है 10th क्लास में है, तो उसको भी बता देना कि मैथ की क्लासेस चल रही हैं, और इंग्लिश की और साइंस की। मैथ और इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, और साइंस का भी टीचर है, ठीक है। तो तुम ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम फीस पर। और अब थोड़ी सी रेगुलर वीडियोज आएंगी, तो तैयार रहना। अगला जो प्रश्नावली है उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, अब संयोजन वगैरह पढ़ने हैं, तो उनकी एक थ्योरी वाला लेक्चर आ जाएगा, थोड़ा सा डिटेल, बाकी उदाहरण करके और प्रश्नावली खत्म करके पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, ठीक है। तो एक बार ये जो प्रश्नावली है उसमें तरीका आना चाहिए लिखने का, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना कि कोई सवाल पकड़ो, बिना देखे उसको लिख कर देखो। अभी तो हो सकता है तुमने पूरी प्रश्नावली कर भी ली, लेकिन फिर भी तुम पूरी चीज़ें बिना देखे ना लिख पाओ, हो सकता है, पूरे चांस है इसके। तो एक बार ढंग से इसको समझना, और ना आए तो दोबारा देख सकते हो, व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे समझ के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।